सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं और लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करता हूं मैं कि जिस तरीके से बंगाल सहित अलग और 8 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरी में हाल ही में निर्वाचन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एसआईआर का डिक्लेरेशन किया कि इन राज्यों में एसआईआर होना है और इससे पहले भी एसआईआर हुआ है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 1950 1950 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जिसमें अनुच्छेद 324 यानी कि आर्टिकल 324 के तहत जो कहा गया कि हर एक इंटरनल गैप के बाद राज्यों में एसआईआर किए जाएंगे और यही वजह थी कि 1950 से लेकर 2002 और 2004 के बीच में पूरे मुल्क भर में 8 बार एसआईआर हुए। लेकिन उस जमाने में जो एसआईआर हुआ करती थी हर राज्य में, चाहे वो छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो कार्य होता तो लगभग 1.5 साल से 2 साल का एक वक्त होता जिसमें लोगों तक घर घर जाकर उनके ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में बताया जाता था और ये मौलिक अधिकार दी गई थी सेक्शन 19 के तहत, सेक्शन 25 के तहत पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कि जो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो कहाँ रहता है उसका डेटा एसआईआर में देने का एक क्लॉज बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से अभी इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में खासकर जहां आने वाले दिनों में चुनाव है, बिहार में चुनाव हो रहा है, बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में चुनाव होने वाले हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं बिहार के बाद अब अलग अलग राज्यों में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया और उनके जहनों में एक डर सी आ गई है कि क्या मुझे भारतीय नागरिकता से हटा दिया जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्लैरिफाई कर दूं कि नागरिकता से एसआईआर का कुछ भी लेना देना नहीं है। सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट फोरम और वोटर अधिकार वो एक अलग फोरम है। लेकिन अगर किसी भी कारण एक भी वैलिड व्यक्ति का अगर नाम काट दिया जाता है एसआईआर में तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि मेरे लिए भी एक शर्मनाक बात है, एक दर्दनाक बात है और ये केंद्र सरकार को एक तमाचा होगा कि वो भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के साथ ये अन्याय कर रही है और क्यों कर रही है। मैं लोगों को बता दूं कि एसआईआर बंगाल में 4 नवंबर से शुरू किया गया जहां बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को हर पार्ट में तैनात किया गया और वो अपने अपने आधिकारिक पार्ट में जाकर उस क्षेत्र में जो 2002 में जिनकी तालिका में नाम आई थी उन तक जाकर एन्यूमरेटर फॉर्म देंगे और फॉर्म को किस तरीके से भरा जाएगा ये भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन कई जिलों में ये देखा जा रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो फॉर्म देते हैं, कहीं पर तो कुछ लोगों को फॉर्म मिला एक ही परिवार में और कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर 1.5 से 2 साल में होना चाहिए था वो 1 महीने के अंदर करने की कोशिश कर रही है और फिर 1 महीने के बाद उसको इस कोऑर्डिनेशन में भेजा जाएगा। लेकिन लोग दहशत में, क्यों दहशत में है? क्योंकि 2002 में जो एसआईआर तालिका बंगाल की जारी की गई है, मैं एक छोटा सा मिसाल देना चाहूंगा। जिनका नाम मान लीजिए कि रामचरण है या शेख कलीम है, अब किसी टाइपोग्राफिकल एरर के कारण रामचरण का नाम रामचारू कर दिया गया और शेख कलीम का नाम शेख कल्लू कर दिया गया। तो इसको वो कैसे समझेंगे और एसआईआर के फॉर्म में एन्यूमरेटर फॉर्म जो दिया गया एसआईआर के तहत उसमें उस चीजों को कैसे वो फिलअप करेंगे। मैं इन कुछ इंपॉर्टेंट खास बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक फॉर्म दिखाना चाहूंगा राज्य के लोगों को जो बेहद ही जरूरी है। ये है इनोमरेशन फॉर्म, अगर ये लोग देख पा रहे हैं इनोमरेशन फॉर्म। इनोमरेशन फॉर्म में 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। एक फर्स्ट पोर्शन है जो एक्सट्रीम टॉप में है और दूसरा पोर्शन है एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेकिन इस इनोमरेशन फॉर्म में जो प्रिंट करके ऑटोमेटिकली प्रिंट करके आ रहा है, जो अभी आपका नाम है अपडेट, वो नाम आपका एपिक नंबर, आपका नया पार्ट नंबर, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और आपका एड्रेस जहां आप रहते हैं। लेकिन भरा किस तरीके से जाएगा आप देखिए। इसमें जो एक्सट्रीम टॉप में है वहां पहला दिया गया डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्म की तिथि। उसके बाद बताया गया आधार नंबर ऑप्शनल, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते। उसके बाद आपका एक्टिव मोबाइल नंबर वो अनिवार्य है, वो देना होगा। इसके साथ साथ आपके जो गार्जियन हैं, फादर,
मदर, दादा दादी पैटर्नल साइड से ग्रैंड पेरेंट्स, और नाना नानी मैटरनल साइड से ग्रैंड पेरेंट्स। तो इन 6 लोगों का एक महत्वपूर्ण क्लॉज डाला गया है जिसमें जो आप इस एनुमरेटर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद दिया गया है अगर आपके गार्जियन का नाम है एसआईआर में तो वो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो भी डाल सकते हैं, लेकिन साथ साथ अगर एपिक नंबर है तो टॉप मोस्ट पोजीशन में एपिक नंबर आप डाल दें। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप मर्द है और शादीशुदा है तो नीचे में आपको अपनी अर्धांगिनी पत्नी का नाम और एपिक नंबर डालने का क्लॉज दिया गया। और अगर आप औरत है और शादीशुदा है तो आपके पतिदेव यानी कि हस्बैंड का नाम और एपिक नंबर डालने का यहां पर दिया गया। लेकिन एक चीज याद रखें, टॉप मोस्ट जो फॉर्म जो भरा जाएगा उसमें ध्यान रखें आज के सूची के हिसाब से, आज के वोटर तालिका के हिसाब से, आज के इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगा वो आप टॉप मोस्ट वाले कॉलम में भरेंगे। ये 8 श्रृंखला वाले टॉप पैराग्राफ फॉरम में भरेंगे। इसके बाद आप आ जाइए नीचे। नीचे में एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड जो एसआईआर है वो लिखा है कि 2002 में जिनका एसआईआर में नाम आया है वो अपनी तालिका यहां दे सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है कि ये जो लेफ्ट साइड में है उसमें ध्यान रखें कि जो 2002 में एसआईआर का जो पर्चा जारी हुआ था, जो तालिका जारी हुआ था, वो आप अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से डेटा लेकर जिस तरीके से लिखा गया था, अगर आपका नाम शेख कलीमुद्दीन है लेकिन 2002 में अगर वो शेख कलीम लिखा गया था तो आपको शेख कलीम ही लिखना है। अगर आपके फादर का नाम शेख सलीमुद्दीन था लेकिन 2002 में शेख सलीम लिखा गया है तो आपको शेख सलीम ही लिखना होगा। उसके साथ साथ 2002 में आपकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस विधानसभा का यहां नंबर देना होगा। उसके बाद आपका 2002 का पार्ट नंबर देना होगा और आखिरी सूची है सीरियल नंबर का। लेकिन याद रहे इसमें एक और चीज दिया गया है जिसको ध्यानपूर्वक भरना है। आपके फादर का नाम जिस तरीके से दिया गया था 2002 में उसी तरीके से अगर मां का नाम है तो मां का नाम। अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे ऐसा भी पाया गया है कि फादर है लेकिन टाइपोग्राफिकल मिस्टेक जो कि इलेक्शन कमीशन ने किया था और वहां फादर की जगह हस्बैंड लिखा गया है तो आपको हस्बैंड ही लिखना है एज इट इज जो 2002 में दिया गया था। इसका ध्यान रखें। जो विधानसभा था यहां एक कॉलम है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर वो बालीगंज है तो आप बालीगंज लिखे, चौरंगी था तो चौरंगी लिखे। अगर क्षेत्र है कोलकाता का और कोलकाता दक्षिण लिखा है तो कोलकाता दक्षिण लिखेंगे, कोलकाता उत्तर लिखा है तो कोलकाता उत्तर लिखेंगे, सिर्फ कोलकाता नहीं लिखेंगे। इसके बाद इसी फॉर्म में एक राइट कॉलम है। ये उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2002 के तालिका में नहीं है। किन लोगों का नाम नहीं है मैं स्पष्ट कर दूं, ये उन लोगों का नाम नहीं होगा 99.99% जो 2002 के बाद वोटर लिस्ट में अपने मां, अपने बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी के रेफरेंस से वोटर कार्ड में इलेक्शन कमीशन में वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया में उन्होंने एप्लीकेशन डाला है। उन लोगों का नाम 2002 की तालिका में नहीं आएगा। तो जो राइट कॉलम उसमें क्या करना है कि 2002 में अगर आपके माँ बाप, आपके दादा दादी पैटर्नल साइड यानी कि फादर के साइड से, आपके नाना नानी मैटरनल साइड यानी कि माँ के साइड से, अगर उन लोगों में से किसी का भी नाम है तो आप ये राइट कॉलम भरेंगे। फिर उन लोगों को लेफ्ट कॉलम नहीं भरना है, लेफ्ट कॉलम छोड़ देना है। ठीक है। अब उसमें भी सेम चीज है, आपको उनका नाम डालना है जिस तरीके से एसआईआर में था, उनके फादर का नाम डालना है जिस तरीके से एसआईआर में था, उनका एपिक नंबर डालना है जिस तरीके से एसआईआर 2002 में था, रिलेशनशिप डालना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम डालना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर डालना है, पार्ट नंबर डालना है और सीरियल नंबर डालना है। ये तालिका आपके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास उपलब्ध होगी। वो हर क्षेत्र में, हर जगह, वार्ड, पंचायत, जिला स्तर में वो सहायता कर रहे हैं, उनसे आप सहयोग मांग सकते हैं। अगर आपको उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में 2 दिन पहले ऑनलाइन प्रतिक्रिया शुरू की है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए कि आपके दादा दादी, नाना नानी और माँ बाप का भी नाम 2002 में नहीं आया है तो आपको नीचे के दोनों कॉलमों को छोड़ देना है। ये तीसरा ऑप्शन है, छोड़ देना है।
उसके बाद बीएलओ आपसे एक कागज मांगेगी। वो कागज आपका कनेक्टिविटी दिखाएगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया, और आपके जो फैमिली जिनका 2002 में नाम नहीं आया उसका रीज़न आपको बताना होगा कि मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या मेरे जो रिलेटिव है, नाना नानी दादा दादी, वो 2002 से पहले ही एक्सपायर कर गए थे, उसके वजह से उनका नाम कट गया था। तो उस ग्राउंड में आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट बीएलओ आपसे मांग सकता है, वो दे सकते हैं। अगर वो सरकारी कर्मचारी रहे हो तो उनका पेंशन कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। अगर उनके बैंक में कभी कोई खाता रहा हो 2002 से पहले तो उनका एक एविडेंस आप दे सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपकी जान जा सकती हो। ध्यान रखिए, हर एक इंसान की जान कीमती है और हर एक वैलिड वोटर की पहचान कीमती है। तो आप अपने वैलिड वोट को बचाने के साथ साथ सतर्क रहें, फॉर्म को सही से भरें और इलेक्शन कमीशन के जो बीएलओ आपके पास आएंगे उनसे अच्छे से बात करके जो भी सहायता हो आप उनसे ले, ताकि आपके जेन्युइनिटी में किसी भी तरह की दुश्वारियां या तकलीफ ना हो और आपका नाम फिर से कायम रहे। मैं ये तमाम बातों को दर्शकों तक, राज्य के लोगों तक, देश के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि किस तरीके से केंद्र सरकार आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग करके पूरे भारतवर्ष में एक जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा, लोगों के अंदर जो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसकी जो निजी मंशा है उसको साफ करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, कल का जो हादसा हुआ, पूरा देश जानता है कि लाल किले के बाहर क्या हुआ, लेकिन हमारे केंद्र की सरकार, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी आईबी अभी तक फेल है। चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो लाल किला हो, पूरी तरीके से फेल है वो। और ये बहुत शर्म की बात है कि इस बार भी जो हादसा हुआ तो हमारे देश के अमूल्य प्रधानमंत्री भूटान के दौरा में है और अभी तक उन्होंने देशवासियों को पीस से संबंधित कोई सूचना नहीं जारी की है। तो मैं फिर से लोगों को कहूंगा कि एसआईआर से ना डरे, एसआईआर का सामना करें और आपके पास जो भी दस्तावेज है उसको लेकर अपने ऑथोराइज बीएलओ से मिले और मिलकर अपनी तमाम परेशानियों को दूर करें। हम सब आपके साथ हैं।